Hello students, I am Monica from Abhimanyu Career Point and today it is lecture 5 of your chapter Light. In this lecture, we'll focus on the part refraction. In the previous lectures, we have discussed all about reflection and now we're going to start refraction part. So firstly, we need to understand what is refraction, why we are studying about it, क्या है एग्जैक्टली क्या है ये चीज़, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अपने घर पे आपने क्या किया है, एक बाउल ली है, जस्ट सेकेंड, ये एक बाउल लिया आपने. ठीक है, लाइक दिस. ठीक है, आपकी ये बाउल जो है, ये ग्लास ले लो, बाउल ले लो, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, स्टील का ग्लास या स्टील की बाउल है आपकी. ठीक है, उसमें आपने क्या किया, यहाँ पे एक कॉइन रख दिया है. यहाँ पे क्या किया है, एक कॉइन रख दिया है और आपने इसको इधर साइड से ऐसे देखा, लाइक दिस. ठीक है, आपने इसको साइड से ऐसे देखा, तो अब क्या होगा, इसमें से जो रेज निकलेंगी, फर्स्टली दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस, मान लो ऐसे करके कुछ रेज निकल रही हैं. हमने क्या पढ़ा था रिफ्लेक्शन पार्ट में कि जो रेज निकलती हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट, लेट्स से दिस इज़ अ पेन और दिस इज़ अ स्टिक, हाउ यू आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इस स्टिक को भी मान लो मैं देखने के लिए क्यों एबल हूँ, क्योंकि इनमें से जो रेज निकल रही हैं, इसमें से जो रेज़ निकल रही है वो जाकर मेरी रेटिना पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो जाकर क्या कर रही है, रेटिना पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. दैट इज़ वाई मैं इस ऑब्जेक्ट को देख पा रही हूँ. बट इन केस ऑफ दिस कॉइन आप देख सकते हो सारी रेज़ ऐसे जा रही हैं पर कोई भी आई की तरफ नहीं आ रही है. आई की तरफ जब रे आने लगी तो बीच में क्या आ रही है, अब आपका ओपेक, ये ग्लास, ये जो आपने ग्लास लिया है या बाउल लिया है स्टील की, वो उसका ओपेक पार्ट आया है, रे आई तक पहुंच ही नहीं पा रही है ना. तो इसके लिए अब एक नेक्स्ट केस लेके चलते हैं. देखना, हमने क्या किया, इस जो हमारी बाउल थी या ग्लास था, उसके अंदर जो कॉइन था, ये कॉइन पड़ा था, हमने क्या किया, इसके अंदर पानी फिल कर लिया. हमने क्या किया, इसके अंदर पानी फिल कर लिया. ठीक है, और ये रही हमारी आई. ठीक है, अब इसमें से जो रेज निकलेंगी कॉइन से, लाइक दिस, जब भी देखो रे कहाँ से निकलना शुरू हो रही है, वाटर से निकलना शुरू हो रही है और जाना कहाँ पे, इसको एयर में जाना है. जाना कहाँ पे, एयर में. जब भी रे वाटर टू एयर यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तब वो सीधी नहीं जाती है, तब वो अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड कर जाती है. अपने पाथ से क्या करती है, थोड़ा सा बेंड कर जाती है. ठीक है, ये चीज़ अभी हमें याद रखनी है. इसको क्या कहते हैं बाद में देखेंगे. तो इसको जब ये ऐसे रे को इधर से निकलना था, बेंड करना था, ये यहाँ तक आई, सीधी आ गई, बेंड करके देखो आई तक चली गई. ये रे को जाना तो कैसा चाहिए था, ऐसे सीधे, लाइक दिस, पर ये ऐसे सीधे ना जाकर ये बेंड कर गई. देन अगेन ये रे को इधर जाना था लेकिन इधर चली गई, बेंड कर रही है रे. रे क्या कर रही है, बेंड कर रही है. रे को जाना तो इधर चाहिए था पर जा कर रही है, बेंड कर रही है रे. सो तो एक्चुअल पोजीशन हमें क्या दिखेगी कॉइन की, देखो अगर मैं इसका यहाँ पे ऐसे लो, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करिए, मुझे कॉइन एक्चुअल में यहाँ दिखेगा. आप ट्राई करके देख लेना, जो एक्चुअल पोजीशन है कॉइन की मुझे वहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि उस पोजीशन पे कॉइन को तो मैं देख ही नहीं सकती हूँ. मुझे एक इल्यूजन होगा, मुझे एक फॉल्स पोजीशन कॉइन की दिखेगी कि कॉइन यहाँ पर पड़ा है. जब मैंने कॉइन को, ये जो कॉइन वाला मैंने ग्लास लिया था उसमें क्या डाल दिया, मैंने वाटर डाल दिया है. यहाँ पर एक ही मीडियम था, एयर. रेज सीधी ही जा रही थी, जो भी रेज निकल रही थी वो सीधी जा रही थी, लेकिन यहाँ पे रेज क्या कर रही थी, बेंड कर रही हैं. रेज क्या कर रही हैं,
बेंड कर रही हैं और उस बेंडिंग की वजह से ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल पोजीशन है मुझे एक्चुअल पोजीशन पे ना दिख के कहीं अलग दिखता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखता है, एक एपरेंट पोजीशन पे दिखता है। एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। जब भी कभी चाहे एयर से वाटर जाए लाइट, चाहे वाटर से एयर जाए, चाहे एयर से ग्लास जाए, कोई भी मीडियम चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, लाइट का बेंडिंग होगा। लाइट का क्या होगा, बेंडिंग होगा। तो उसे क्या कहते हैं, लाइट के बेंडिंग को रिफ्रैक्शन कहते हैं। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर फर्स्ट केस में कॉइन नहीं दिख रहा था, सेकेंड केस में कॉइन वहीं पे पड़ा है पर हमें कॉइन दिख रहा है, थोड़ी सी उसकी पोजीशन हमें अलग दिख रही है। क्यों हमें ऐसा इल्यूजन हो रहा है, क्योंकि हमने वाटर डाल दिया। वाटर डालने से रेज सीधी नहीं जा रही हैं, रेज बेंड कर रही हैं और हमें पोजीशन थोड़ी अलग दिख रही है कॉइन की। ठीक है, इसको अब नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छे से और समझेंगे। सो फॉर रिफ्रैक्शन आई कैन से इज सिंपली बेंडिंग ऑफ लाइट या डिफ्लेक्शन थ्रू इट्स पाथ व्हेन लाइट पासिस थ्रू वन ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी एयर टू अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी कि वाटर, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड थ्रू इट्स पाथ। पहले सीधी जा रही थी पर अब सीधी जाने की बजाय थोड़ी सी ऐसे डिफ्लेक्ट कर गई है। दिस इज़ कॉल्ड एज, दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। तो आप देखो कॉइन आप किस वजह से देख पाए हो, ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन, ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। अदरवाइज कॉइन आपको नहीं दिख रहा था। तो ऐसे रिफ्रैक्शन के केसेस ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ कॉइन में ही ऑब्जर्व होते हैं, बहुत सारे। नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई में जब आप पढ़ोगे आप देखोगे हमारे अराउंड हर चीज़ में रिफ्रैक्शन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अभी हम उस टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे नहीं जाएंगे, वो हम नेक्स्ट चैप्टर के टाइम पे डील करेंगे। अभी आप रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखो। ये ग्लास था पानी का, ग्लास के अंदर स्ट्रॉ डाल दिया आपने, ये तो एक्चुअल स्ट्रॉ है, दिस इज़ दी एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्ट्रॉ। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी एक्चुअल पोजीशन से, आपको एक्चुअल पोजीशन नहीं दिख रही है, आपको थोड़ा सा एक्चुअल पोजीशन से डिफ्लेक्शन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो क्या एयर है और यहाँ पर क्या है, वाटर है। यहाँ पर एयर है और यहाँ पर क्या है, वाटर है। चेंज इन मीडियम हुआ है जिसकी वजह से चेंज इन पाथ हुआ है, डिफ्लेक्शन हुई है रेज में और हमें थोड़ी सी एपरेंट पोजीशन दिख रही है। ठीक है, और एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी भी लिया था, तब मैंने यहाँ से देख रही थी, सेम एज कॉइन रखा था और पानी लिया था, मैंने साइड से देखा था। अब मैं सेंटर से भी अगर देख रही हूँ, ठीक है, फ्रॉम हेयर कॉइन एक्चुअल में यहाँ पे पड़ा है, लेकिन रे आई थोड़ी सी डिफ्लेक्ट कर गई, रे आई थोड़ी सी डिफ्लेक्ट कर गई। तो जो एपरेंट पोजीशन दिखी है वो मुझे यहाँ दिखी है। देखो एक्चुअल में कॉइन इधर है, दिख कहाँ रहा है, थोड़ा ऊपर दिख रहा है, दिख कहाँ रहा है, ऊपर दिख रहा है। अब आप देखो रियल डेप्थ, यू कैन सी रियल डेप्थ क्या है, कॉइन की इतनी है, लेकिन हमें कितनी डेप्थ दिख रही है, वो इतनी सी दिख रही है। हमें जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा उठा हुआ दिखता है, चाहे वो कॉइन हो चाहे वो कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि अब आपके पास जो बुक पड़ी है, ठीक है, बुक पे आपके कुछ ना कुछ प्रिंट हो रखे हैं, वर्ड्स प्रिंट हो रखे हैं, लाइक दिस इज़ साइंस प्रिंट हो रखा है मान लो, ठीक है। साइंस जहाँ पे लिखा है उसके ऊपर आप अपना स्केल रखो। स्केल किस चीज़ का है, ग्लास का है, तो उसमें भी क्या होगा, ये जो होगा रेज निकलेंगी, रेज निकल के क्या करेंगी, बेंड कर जाएंगी। ये क्या है, स्केल है आपका, रेज निकलेंगी इस ऑब्जेक्ट से और थोड़ी सी बेंड कर गई, रेज निकली और थोड़ी सी बेंड कर गई। फिर आपने अगर इनको बैक करके देखा तो जो मीट कर रही है वो समवट यहाँ पे कर रही हैं। तो आपको जो प्रिंटेड, ये साइंस प्रिंटेड, एक्चुअल में साइंस यहाँ पे प्रिंट हो रखा है, लेकिन आपको दिखेगा कहाँ पे, यहाँ पे दिखेगा। दिस इज़ जस्ट आवर इल्यूजन। हमें इतने सारे इल्यूजन्स होते हैं डेली लाइफ में, हमें इतने सारे इल्यूजन्स हो रहे हैं डेली लाइफ में, हो कुछ और रहा है लेकिन हमें दिख कुछ और रहा है। दिस इज़ ऑल ड्यू टू रिफ्रैक्शन, दिस इज़ ऑल ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ऑब्जेक्ट साइंस यहाँ पर लिखा है लेकिन हमें दिख यहाँ पे रहा है। यू कैन सी द रेज,
रेज जा रही है, सीधी जा रही है, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे आके नीचे क्या था, ग्लास था, ऊपर क्या है, एयर है, बेंडिंग होगी लाइट की, चेंज इन पाथ, तो पाथ में थोड़ा सा ऐसे हो गया, यहाँ पे भी पाथ में थोड़ा सा ऐसे हो गया, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें कहाँ दिख रहा है, इधर दिख रहा है। हमने क्या लिया है, जो रिफ्रैक्टेड पाथ है ना, यहाँ पे देखो, ये जो रिफ्रैक्टेड वाली रेज है, ये वाली, इनका इधर साइड में मैंने एक्सटेंशन लिया है, और एक्सटेंशन लेके ये इधर डॉटेड लाइन पे मीट कर रही हैं। तो मैंने इसलिए कहा है कि यहाँ पर मुझे साइंस वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि रेज जो मेरी रिफ्रैक्टेड रेज है वो यहाँ पर मीट कर रही हैं। इफ यू कैन सी डॉटेड लाइंस यहाँ पर मीट कर रही हैं डॉटेड लाइन पे, तो मतलब यहाँ पर मुझे क्या है, साइंस वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है। क्लियर। नाउ व्हाट इज़ द कॉज। कॉज तो मैंने आपको बता ही दिया कि लाइट क्या होती है, बेंड होती है। अब वो कैसे बेंड होती है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक प्रिज्म प्रिज्म नहीं, ग्लास स्लैब लिया है। ग्लास स्लैब क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास की एक शेप का एक स्लैब होती है, इसे कहते हैं ग्लास स्लैब, ग्लास की है वे, ठीक है। उससे हमने क्या किया है, यहाँ से एक लाइट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट भी अगर हम रख के देखें और उसकी लाइट को हमने क्या किया, बेसिकली हर ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलती है, तो यहाँ से जो रे निकल रही है, ठीक है, उसे जाना तो स्ट्रेट चले जाना चाहिए, जाना तो ऐसे चाहिए ना सीधे, लेकिन वो ऐसे नहीं जाती है, वो क्या करती है, थोड़ा सा बेंड कर जाती है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम क्या था, एयर था, यहाँ पे मीडियम क्या है, ग्लास है। मीडियम में क्या हो गया, चेंज हो गया, मीडियम में क्या हुआ है, चेंज हो गया, तो ये रे क्या हो गई है, थोड़ी सी बेंड कर गई है, रे क्या हो गई है, थोड़ी सी बेंड कर गई है, ठीक है। जहाँ पर रे टकराती है, जहाँ पर इसका मीडियम में चेंज हो रहा है एयर, वहाँ पे परपेंडिकुलरली हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे नॉर्मल। यहाँ पे हम ये क्या ड्रॉ कर लेंगे, नॉर्मल। ये मेरा वो प्लेन है जिस पे रे टकरा रही है, उसके परपेंडिकुलर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर यू कैन सी रे को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, पर रे थोड़ा सा नॉर्मल वाली डायरेक्शन में आ गई है, रे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुई है टुवार्ड्स द नॉर्मल। रे कहाँ डिफ्लेक्ट हुई है, टुवार्ड्स द नॉर्मल डिफ्लेक्ट हुई है। क्लियर। अब उसके बाद देखते हैं आगे क्या होना चाहिए। अब रे यहाँ तक आ गई है, चलो इतना तो हमें पता चल गया, स्पीड ये जो है मीडियम चेंज हो रहा है, जिस वजह से लाइट क्या है, थोड़ी सी अपने पाथ से डिफ्लेक्ट करती है। क्यों करती है वो भी बताती हूँ, ठीक है। इतना याद रखो अभी कि डिफ्लेक्ट करती है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से मीडियम चेंज होने लगे, जब ये रे यहाँ तक पहुँच गई है, इधर ऊपर ग्लास है, नीचे एयर है, दोबारा से मीडियम चेंज होगा तो दोबारा से लाइट डिफ्लेक्ट करेगी। ये रे इधर से आ रही है और सीधी चली जानी चाहिए, जानी तो ऐसे चाहिए, पर ये क्या करेगी, थोड़ी सी बेंड करेगी, पर ये क्या करेगी, थोड़ी सी बेंड करेगी। और हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, ये था ना, ये मेरा प्लेन था, प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। सो ये जो रे आई है मेरी, ये वाली, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, ये कहाँ जाती है, नॉर्मल से परे चली जाती है। सो इन द फर्स्ट केस, जब पहली बार रे एयर से ग्लास में आ रही थी, तब रे टुवार्ड्स द नॉर्मल आ गई, नॉर्मल के पास आ गई। और सेकेंड केस में जब रे ग्लास से एयर में जा रही थी, जब रे ग्लास से एयर में जा रही थी, तब क्या हुई, रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। क्लियर। ऐसा क्यों हो रहा है, बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज व्हाई इज दिस डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड, ऐसा ये पाथ में चेंज हो क्यों रहा है। फर्स्टली देखो, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। गैस में पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत दूर दूर है, गैस में पार्टिकल्स क्या हैं, दूर दूर है।
तो इसमें अगर जो लाइट आएगी, लाइट को ट्रैफिक नहीं मिलेगा, लाइट फटाफट आ सकती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके लाइट के बीच में मॉलिक्यूल्स कम होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर फैले हुए हैं। सो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी। एयर के केस में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वी नो दैट, है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है। लाइक एक रोड पे जा रहे हैं जहाँ पे व्हीकल्स बहुत बहुत दूर दूर है, तो हम अपनी कार को बहुत स्पीड से चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। लेकिन अगर हम सेकेंड केस देखें ग्लास का, ग्लास में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं ना, हमें पता है ग्लास इज़ अ सॉलिड, और सॉलिड के केस में पार्टिकल्स बहुत पास पास ऐसे जुड़े होते हैं, राइट। और जब पार्टिकल्स ऐसे जुड़े होते हैं और उनमें से लाइट को निकल के आना है, तो ये क्या करेगी, लाइट रे इन पार्टिकल्स से टकराएगी, टकराते टकराते धीरे 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 आगे आएगी, क्योंकि रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक है, रास्ते में बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस है। तो इस केस में, सॉलिड्स के केस में, बीच में क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। तो इसीलिए हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, अलग अलग होती है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, जहाँ पे कोई गैसेस भी नहीं है, वहाँ पर सबसे हाई होती है। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸। फिर उसके बाद एयर आती है, एयर में थोड़ी सी गैसेस होती हैं, वहाँ पे एक्चुअल में होती है 2.99 × 10⁸, पर हम उसको नॉर्मली 3 ही ले लेते हैं। 3 × 10⁸ से भी हम अपने फॉर्मूले सॉल्व कर लेते हैं। एयर और वैक्यूम को हम इक्वल लेके चलते हैं। लेकिन अगर वाटर की, जैसे लिक्विड है, लिक्विड में भी पार्टिकल्स सेम है, पार्टिकल्स मतलब पास पास हैं, तो उसमें भी स्पीड ऑफ लाइट कम है। और सॉलिड्स में उसमें पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, पार्टिकल्स पास पास है, तो स्पीड ऑफ लाइट और ज़्यादा कम है। क्लियर। तो इसी वजह से स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, चेंज होती है। और स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है तो अब क्या होता है, लाइट अपने पाथ से बेंड कर जाती है। स्पीड ऑफ लाइट में चेंज होने की वजह से लाइट अपने पाथ से बेंड कर जाती है। क्लियर। सो इन फर्स्ट केस यहाँ पर आपने ऑब्ज़र्व किया कि लाइट ऐसी जानी चाहिए थी, पर लाइट टुवार्ड्स द नॉर्मल आ गई है। लाइट कहाँ आ गई है, टुवार्ड्स द नॉर्मल आ गई है। ऐसा क्यों हुआ, स्पीड ऑफ लाइट पहले ज़्यादा थी, बाद में स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई। जब स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, रे चल रही है, रे की स्पीड अगर कम हो गई है चलते चलते, तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल आ जाएगी। जब एक रे चलते चलते उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल आ जाएगी। क्लियर। एंड देन इन सेकेंड केस हेयर, जब लाइट ऐसे आ रही थी, ऐसे चली जानी चाहिए थी, पर रे कहाँ चली गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। रे कहाँ चली गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। तो ये क्यों हुआ, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में क्या थी, कम थी, और नीचे क्या है, एयर, एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ रे क्या है, इंक्रीज़ कर गई। चलते चलते रे की स्पीड इंक्रीज़ कर गई, और रे की स्पीड इंक्रीज़ कर गई, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रे ऑफ स्पीड की रे बढ़ गई, रे की स्पीड बढ़ गई है, सॉरी, तो रे कहाँ चली गई है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई है। क्लियर। सो जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, अगर मैं दो मीडियम्स को कंपेयर करूँ, जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है दैट इज़ कॉल्ड एज रेयरर मीडियम। जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा, उसको क्या कहते हैं, रेयरर मीडियम। और जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम, दैट इज़ कॉल्ड डेंसर मीडियम। जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम, उसे क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम कहते हैं। ठीक है। सो इतना याद रखेंगे, जब लाइट रेयरर टू डेंसर जा रही है, जब लाइट रेयरर टू डेंसर जा रही है, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है, कम हो रही है। नोट इट डाउन, स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है, तो लाइट
टुवार्ड्स द नॉर्मल आ जाएगी, लाइट कहाँ आएगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल आएगी, क्लियर। एंड व्हेन लाइट इज मूविंग डेंसर टू रेयरर, लाइट कहाँ आ रही है, डेंसर टू रेयरर आ रही है, तब क्या हो जाएगा, लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, रे क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, क्लियर। यहाँ तक क्लियर होगा आई होप आपको, ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो लाइट स्टार्टिंग में आके इंसिडेंट करती है दैट इज़ कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, दैट इज़ कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्लियर। उसके बाद लाइट जानी तो यहाँ चाहिए थी, पर यहाँ नहीं जाएगी, वी नो। लाइट थोड़ी सी बेंड करके इधर चली जाएगी, दिस इज़ द एक्चुअल, ब्लू वाली क्या है, एक्चुअल रिफ्रैक्टेड रे है, ब्लू वाली क्या है, एक्चुअल रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब रिफ्रैक्टेड रे इस सेकेंड पोजीशन के लिए क्या है, इंसिडेंट रे ही है। सो इसको हम, ये जो एंगल है इस रिफ्रैक्टेड रे और इस नॉर्मल के बीच का, रिफ्रैक्टेड रे जो हमारी थी और उसका दूसरे वाले सरफेस के दूसरे वाले फेज़ के नॉर्मल के भी जो एंगल होता है उसको हम एंगल R2 कहते हैं, ठीक है। रे जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन रे कहाँ चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। तो अब ये जो एंगल है, ये जो रे है बेसिकली, सबसे पहले जो एक्चुअल में रे गई है, दिस इज़ कॉल्ड एज इमर्जेंट रे, जो फाइनली दोनों मीडियम्स को क्रॉस करके फाइनली निकल गई है, दैट इज़ कॉल्ड एज इमर्जेंट रे, क्लियर। सो जो ये इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है दैट इज़ कॉल्ड एज एंगल ई, दैट इज़ कॉल्ड एज एंगल ई, क्लियर। यू कैन ऑब्जर्व वन मोर थिंग, ये जो अगर इंसिडेंट रे एक्चुअल में थी ये वाली, और ये जो इमर्जेंट रे आ रही है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों क्या चल रही हैं, आपस में पैरेलल चल रही हैं, है ना। क्योंकि पहले देखो क्या हुआ है, ऐसा क्यों है, पहले ये वाली रे, ये वाली रे सीधा पैरेलल जा रही है, पहले ये टुवार्ड्स द नॉर्मल गई, फिर ये उतना ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, दोनों पार्शंस क्या हो गए, टुवार्ड्स और अवे क्या हो गए, एक दूसरे से कैंसिल हो गए, इसीलिए ये दोनों रेस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। बस थोड़ी सी अपनी पोजीशन से ये यहाँ पर होनी चाहिए थी, पर ये थोड़ा सा क्या है, इधर है, दिस इज़ कॉल्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्लियर। I hope it's clear to you. Next, a very important topic that is laws of refraction. जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लॉ किए थे, अब हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, क्लियर। व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? फर्स्ट लॉ, सेम, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड या फिर इमर्जेंट, कोई भी, चारों की चारों रेज लाई इन सेम प्लेन, इधर से आई इधर चलेगी, इधर से आई ऐसे, ये सारा एक ही प्लेन चल रहा है, ऐसे नहीं कि नीचे से आई और ऊपर चली गई, फ़ोन के बाहर चली गई, ऐसा नहीं हो रहा है, एक ही प्लेन में आ रही है। सो दीज ऑल लाई इन सेम प्लेन, दीज ऑल लाई इन सेम प्लेन, क्लियर। नेक्स्ट इज, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था उसका अगर मैं साइन लूँ, 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी हो उसका साइन लूँ और डिवाइड कर दूँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन से, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा क्या रहता है, एक कांस्टेंट रहता है। दिस इज़ कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ, दिस इज़ कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। सो दीज टू आर बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो सेकेंड लॉ है स्नेल्स लॉ, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। और ये जो कांस्टेंट आता है, दिस कांस्टेंट इज़ कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस कांस्टेंट इज़ कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज़ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
लेट्स स्टार्ट। ये जो कांस्टेंट है साइन आई बाय साइन आई इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। अभी इसी को तो रिफ्रैक्शन कहते हैं ना, कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, चेंज कर जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, और इसकी वजह से लाइट क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है, और इस लाइट की बेंडिंग को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। नाउ it results in bending of light, we know that, but the extent of bending, कि light कितना bend करेगी towards the normal, away from the normal, depend upon कि light rarer to denser जा रही है या denser to rarer जा रही है, ये हमने पढ़ा है। बट नाउ वी विल स्टडी द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, कि कितना बेंड करेगी, वो हम एक कांस्टेंट से एक्सप्रेस करते हैं, कौन सा, साइन आई बाय साइन आर से, ठीक है। अब इसको निकालते कैसे हैं, बेसिकली हर लिक्विड्स के सेट्स के लिए, मान लो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमने क्या किया है, ये एयर है, ये ग्लास है, एंड देन ये अगेन एयर है। इस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको समझा चुकी हूँ अभी। वी एक्सप्रेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। ऑब्वियसली हम एक मीडियम का अकेले का नहीं निकाल सकते हैं, एक मीडियम का किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में ही निकाल सकते, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तभी तो स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आएगा ना। एक मीडियम में चलते चलते थोड़ी स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आ जाएगा, अगर उसका मीडियम चेंज होगा तभी उसमें क्या आता है, स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आता है। क्लियर। तो हम किसी ना किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रही हूँ एयर के रिस्पेक्ट में, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रही हूँ एयर के रिस्पेक्ट में। तो कैसे निकालते हैं, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। पहले जी जिसका निकाल रहे हैं वो आएगा, फिर जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो हमने दूसरा लिखा था वो डिवाइडेड बाय जिसका निकाल रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। हमने क्या निकाला है, दोबारा से देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, 1 2 से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ 1, 1 2 2 1, सीधा इतना। जिसकी निकाल रहे हो उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड क्या आएगी, नीचे आएगी, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसकी स्पीड क्या आएगी, ऊपर आ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूले में यही लिखा मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इधर क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्लियर। अब उसके बाद देखो, अगर मुझे एयर का निकालना है, चेंज कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया, देख लो। पहले क्या था, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर था, अब मैंने एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कर दिया है। तो अब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ऊपर हो जाएगा और एयर नीचे आ जाएगा, बस ए जी ए, वहाँ पर पीछे क्या था, ए जी, यहाँ क्या है, ए जी ए, 1 2 2 1, ठीक है। यू कैन सी मैंने इस चीज़ को यूज़ भी किया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन 1, 1 2 2 1। क्लियर। वेन एवर, जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ज़रूरी थोड़ी है, अभी मैंने यहाँ पर एयर मीडियम लिया है, आप कोई भी मीडियम ले सकते हो। मान लो 2 मीडियम सिलेक्ट किए हैं आपने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप क्या करोगे,
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये भी तो हो सकता है, GWWG, ये भी हो सकता है। लेकिन जब भी आप एयर के रिस्पेक्ट में निकालोगे उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जब भी एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लास का ही देख लें, ग्लास का निकाल रहे हैं अगर हम एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो एयर की स्पीड ऊपर आ जाएगी, एयर में स्पीड ऊपर आ जाएगी और ग्लास में स्पीड नीचे आ जाएगी। एयर में स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्लास में स्पीड को मैंने सिंपली v लिख दिया। ठीक है, v g v कुछ भी लिख सकते हो आप। और c हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर किसके इक्वल होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय v। ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय v। अब अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है, यानी अगर किसी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मान लो वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो मतलब क्या है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर। जब भी एब्सोल्यूट पूछा जाए मतलब किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके इक्वल आ गया है, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्लियर। नेक्स्ट, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स हाई बेंडिंग ऑफ लाइट, मोर बेंडिंग ऑफ लाइट। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मतलब उसमें लाइट क्या करेगी, उतना ही ज़्यादा बेंड करेगी। क्लियर। नाउ आई हैव सम क्वेश्चन, फ्यू क्वेश्चन विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ये 3 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इज स्पीड ऑफ लाइट फास्टर इन ग्लास और एयर? वी नो, एज आई ऑलरेडी सेड, एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है, फास्टेस्ट होती है, तो ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर इन एयर। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज दिस? अब हमें खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, मतलब डेफिनेटली वो किसकी बात कर रहा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू सी कितना है हमारे पास, 3 × 10⁸ हमें पता ही है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितनी दी है, 1.5 × 10⁸। ठीक है, अब क्या 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, 1.5 2 × 3, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर इसको सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। इस याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, दोनों के यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो गया। इट इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का कभी कोई यूनिट नहीं होता, हमने बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का कभी कोई यूनिट थोड़ी होता है। अगर कभी भी पूछे आपसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या है, आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ यूनिटलेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ अ कांस्टेंट। क्लियर। नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट इन अननोन मीडियम। अब आपको पता नहीं है, ठीक है, उसने बस बताया है कि उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 1.76 × 10⁸ है। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगेन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1.76 × 10⁸।
8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो गया, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 डिवाइडेड बाय 1.76। इसको डिवाइड किया तो क्या आया 1.704। कोई यूनिट नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट अननोन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू 1.704। क्लियर? आई होप ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले लेक्चर में हम इस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसके कुछ और जो है आगे के टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली टेक दोज डाउट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।